हाँ जी बच्चों, एग्ज़ाम आ गए हैं। ये चैप्टर फिजिक्स का आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वन शॉट, ठीक है ना। हम आज वन शॉट करने वाले हैं। एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊंगा आपको, जितना आपको ज़रूरत है पूरा लेवल आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आपको शुरू करता हूँ। सारी चीज़ें करवाऊँगा, आप अच्छे से इतना कर लीजिए, पूरे चैप्टर पर आपकी कमांड हो जाएगी। चलिए सबसे पहली बात शुरू करते हैं, टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 हम शुरू करते हैं रेस्ट एंड मोशन, ठीक है ना, कि व्हाट इज़ द रेस्ट एंड व्हाट इज़ द मोशन। तो हमने सबसे पहले शुरू किया रेस्ट एंड मोशन, ठीक, ओके। अब जो रेस्ट एंड मोशन होता है वो रिलेटिव टर्म होता है। क्या टर्म होता है? रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है ना। यानी कोई किसी के रेस्पेक्ट में चल रहा होता है तो वही आदमी उसी के रेस्पेक्ट में रुका हुआ होता है। अब दूसरी बात ये होती है कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वन डायमेंशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू डायमेंशन। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि मोशन इन 1D, और 1D को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। और एक होता है मोशन इन 2 डायमेंशन, जो आपका से 3rd चैप्टर है, और इसे बोला जाता है मोशन इन प्लेन, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए कैसे शो करते हैं इस चीज़ को समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए कोई आदमी अगर मान लीजिए ऐसे सीधा चल रहा है, एक आदमी सीधा चल रहा है, ठीक, तो इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोला जाएगा। एक आदमी इस तरफ चल रहा है तो इसे भी 1 डायमेंशन बोला जाएगा, है ना। चलो, एक बॉल को आपने कहाँ फेंका? ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो भी मोशन इन क्या हो जाएगा? 1 डायमेंशन हो जाएगा। वही बॉल किसी वजह से कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है, तो भी क्या हो जाएगा? मोशन इन 1 डायमेंशन हो जाएगा। तो सर 2 डायमेंशन की क्या बात होती? चलिए इसको इससे अगर समझते हैं, है ना, डायरेक्ट इस तरीके से। ये समझिएगा, मैंने मान लीजिए इस बार बॉल को ऐसे फेंका है, 1 मिनट, ये बॉल को मैंने एक एंगल ऐसे फेंका है। अब बताइए, ये बॉल जो होती है, जब आप ऐसे बॉल को इस तरीके से फेंकते हैं तो बॉल ऐसे जाती है। ध्यान दीजिएगा, बॉल ऐसे गई। बॉल कैसे गई? इस तरीके से बॉल जाती है, ठीक, ओके। तो बॉल इस तरीके से जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बॉल आगे भी जा रही है, ये बॉल ऊपर भी। अगर दोनों तरफ मैं आपसे डायग्राम आपको बना के दिखाऊं कि समझिएगा कि ये बॉल देखो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से बॉल यहाँ तक गई, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये बॉल ज़मीन से ऊपर, यानी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? ये है ना, ये दोनों एक्स और वाई दोनों प्लेन के अंदर गई है। इसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, यानी 2 डायमेंशन बोला जाता है। 3 डायमेंशन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक, ओके। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अब आप 1D 2D समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। पहले डिस्टेंस लिखता हूँ, उसके बाद ओके। सबसे पहली बात करते हैं, हालांकि इसकी डिफिनीशन आपको पता है तो मैं खाली सिंपल चीज़ों से बात करता हूँ ताकि पूरी चीज़ कवर हो जाए। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं D से, X से, और सबसे ज़्यादा S से डिनोट किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस तो मसला ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करते हैं पूरी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको भी D से, X से, S से, बस फ़र्क क्या होता है? ये। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके अंदर क्या होगा? वेक्टर। हम इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहले डिस्टेंस से पूरी बात कर सकते हैं कि देखो, मैंने माना यार कि एक मान लीजिए ये A है और ये क्या है? B है, ठीक। आपको A से लेके B तक जाना है, तो आप ये कितने रास्ते हो सकते हैं? तो सबसे पहला मैंने चूज़ किया कि यार देखो, एक रास्ता सीधा हो सकता है। बिल्कुल सर, एक रास्ता सीधा हो सकता है, ठीक। ये मैंने मान लिया रास्ता नंबर 1, ठीक। एक रास्ता आप इस तरीके से जा सकते हैं, रास्ता नंबर 2। एक रास्ता मैं इस तरीके से मान सकता हूँ, रास्ता नंबर, 1 मिनट, तो रास्ता नंबर क्या हो गया? ये 3। ऐसे ही हज़ारों रास्ते हो सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी बात बता देता हूँ जितनी काम की है ना। आपको अच्छे से पता है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यार ऐसे जो है इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे हज़ारों रास्ते हो सकते हैं A से B तक जाने में। इसका मतलब क्या है? अगर हज़ारों पाथ होंगे तो हज़ारों डिस्टेंस आएगी, यानी इनफाइनाइट कह लो, तो 1000 रास्ते 1000 डिस्टेंस होगी। यानी कुल मिला जुला के कह सकते हैं आप, ये पाथ पर डिपेंड करता है। ये हमने लिख दिया, पाथ डिपेंडेंट होता है, यानी पाथ पर क्या करता है? डिपेंड। कि अगर पाथ को चेंज करिएगा तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअल में कितना चले हो? तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, है ना, कि डिस्टेंस का सिंपल मतलब क्या होता है? इसको हटाओ, ये कहाँ गई? ये, हाँ, डिस्टेंस का एक्चुअल मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल, है ना, एक्चुअल का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल कितना चले हो। तो एक्चुअल लेंथ, है ना, घूम के भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, तो एक्चुअल जो आपकी लेंथ है, कितना आप कदम चलाए हो, वही क्या होती है? डिस्टेंस होती है, ओके। और क्या हो सकता है? पहला भैया देखो, अगर ये होती है ऑलवेज पॉजिटिव, है ना भाई, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये कभी घट नहीं सकती है, कैन नॉट डिक्रीज, है ना, कैन नॉट डिक्रीज। इतनी बातें कम से कम आपको ये पता होनी चाहिए, तो आपसे कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक, ओके। अब मेन मुद्दा हमारा क्या है? अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, अगर हम मोशन के अंदर है, समझिएगा, मोशन का मतलब क्या है? मैंने चला,
मोशन का मतलब क्या, हम चल चिए हैं। तो अगर मैं चला हूँ तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकती। और अगर आपसे कह दिया गया कि डिस्टेंस ज़ीरो है, इसका मतलब मैं चला ही नहीं हूँ, इसका मतलब मैं अभी रेस्ट पर हूँ। ये कहानी तो ख़त्म हो जाती है, इसमें झंझट नहीं होता है। तो इसको मैं अलगा देता हूँ, इसमें झंझट नहीं होती है ना, मुद्दा इसका नहीं है। डिस्प्लेसमेंट समझिएगा, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या होती है, देखो ये होती है अच्छा ये वेक्टर है तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये वेक्टर है तो इसका मतलब ये होगा किसकी डायरेक्शन होगी, तो सबसे पहले चूज़ कर लो कि भैया सबसे पहले बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी। तो फिर बता रहा हूँ, डायरेक्शन ऑलवेज 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 इनिशियल टू फाइनल, ऑलवेज क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज इनिशियल टू फाइनल क्या मतलब है सर, पता है पहले ढेर सारा बता देता हूँ कि क्या इसका मतलब है। ये जिसने समझ लिया आगे उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्या मतलब समझिएगा, इनिशियल टू फाइनल आपको सीधी लाइन ज्वाइन करना है, इनिशियल टू फाइनल सीधी लाइन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल टू फाइनल सीधी लाइन, कभी गलती आपसे नहीं होगी। इनिशियल टू फाइनल सीधी लाइन क्या मतलब है सर, समझिएगा। अच्छा एक और चीज़ आपको ये बात पता होगी कि देखो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बना लेता हूँ हल्का सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हम ओरिजिन मानते हैं, इसे हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। इस तरफ जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, बिल्कुल सर। इस तरफ जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, कभी गलती आपसे नहीं होगी, और नीचे जाते हैं तो माइनस लेते हैं, है ना। चलिए अब इसी के एग्जांपल से आप पूरी बात कहानी को समझिएगा, फिर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि सर मेरी इनिशियल पॉइंट है ए और मेरी फाइनल पॉइंट है, तो मैंने इसको माना इनिशियल, ठीक है ना। तो मैं आई लिख देता हूँ, झंझट खत्म। मैं इसको लिखता हूँ आई। मैंने कहा सर ये मेरी इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है नंबर 1, और यहाँ मैं सी मान लेता हूँ, ये फाइनल पॉइंट नंबर है मेरा 2। अब मैंने कहा सर मैंने जब ए से लेके बी चल रहा हूँ, ए से लेके बी, समझिएगा जब मैं ए से लेके बी चल रहा हूँ तो मेरी इनिशियल से फाइनल यही डायरेक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, क्या हो जाएगी, तो यही मेरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि मैं इस तरफ जा रहा हूँ। ओके, लेकिन जब मैंने कहा कि मेरा इस बार इनिशियल मेरा इस तरफ जा रहा हूँ, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 और डिस्प्लेसमेंट नंबर 2। अब ये आ जाएगा मेरा माइनस के अंदर, किसके अंदर आ जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा। कहानी समझ में आई। चलिए आगे बात कर लेते हैं और अच्छे से। ये देखिए, ये है एक, पहले इसको अच्छे समझाता हूँ पूरा। ये एक बॉल है, समझिएगा, यहाँ पे एक बॉल है, और जैसे ही मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाती है, और मैंने माना ये बॉल गई है यहाँ पे, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये बॉल है यहाँ पे गई, और यहाँ पे जाने के बाद वो बॉल रुक गई, तो मैंने इसको यू से फेंका, समझिएगा, मैंने इसको यू से फेंका, मैंने इसको यहाँ पे जब फेंका तो मैंने देखा कि यहाँ पे इसकी स्पीड हो चुकी है 0, है ना, यहाँ पे स्पीड हो चुकी 0। इतनी हाइट इसने ट्रेवल किया है। इसका मतलब ये है कि देखो, इसका सिंपल मतलब है, समझिएगा, इसका सिंपल मतलब है बॉल यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रेवल किया है, तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सर और बताइए केस, और क्या केस क्या हो सकता है, इसको देखिएगा। ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये हमारे बहुत काम आने वाला है, ये एक है ना बिल्डिंग, एक बॉल यहाँ पे है, बॉल यहाँ पे, इस बार बॉल यहाँ, तो मैंने लिखा ये इनिशियल पॉइंट, और ये मैंने लिख दिया इसका फाइनल पॉइंट। इस बार बॉल आ रही है, बॉल का है इनिशियल पॉइंट, इस बार बॉल को नीचे की तरफ रिलीज़ किया जाता है, बॉल कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब अब मेरी बॉल कहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पे, और ये बॉल का है फाइनल पॉइंट। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस बार बॉल का डायरेक्शन क्या है, इनिशियल टू फाइनल, पहले है ना, डायरेक्शन क्या है, सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी गलती नहीं होने देगा आपसे। तो इसका मतलब इस बार आप क्या लेंगे, इनिशियल टू फाइनल, इस बार आप नीचे जा रहे हैं तो आपकी हाइट किस में आएगी, माइनस के अंदर आएगी। कहानी समझ में आ गई। तो ये कहानी आपको करना है, ये कहानी आपको करना है, और एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि सारे केस यहीं पे ख़त्म कर लो, आगे झंझट ही न पड़े। केस नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, एक और बता देता हूँ, समझिएगा इस ध्यान से इस बात को। जैसा कि मैंने अभी कहा था, ये वाला ग्राफ मैंने बनाया, और मैंने एक बॉल को यहाँ से फेंका, और ये बॉल इस तरीके से जा रही है ना, ये बॉल मैंने फेंका इस बॉल को।
अब ये ऐसे 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 गई है, यहाँ पे गई है, तो ये क्या हो जाएगा उसका इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो जाएगा उसका फाइनल पॉइंट। तो हमें मुद्दा क्या है, हमें इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना है। इसका मतलब मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वेक्टर मेरा इस तरफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे जो डी वेक्टर मेरा था वो बराबर क्या आ गया, हाइट माइनस के अंदर आएगी। यहाँ पर जो डी वेक्टर मेरा आएगा वो हाइट के बराबर आएगा, जो आएगा पॉजिटिव के अंदर आएगा। तो ये कहानी पूरी आपको समझ में आ गई होगी इस तरीके से, तो आपको कभी गलती आपसे होने नहीं देगा, है ना। अब और कुछ बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो मेन बातें हैं। क्या मेन बातें हैं समझिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, मैं एसआई यूनिट की, अच्छा यहाँ पे मैंने यूनिट की बात नहीं की थी, हालांकि आपको आता है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होती है भाई, डिस्टेंस हमेशा मीटर के अंदर होती है, यानी ये मीटर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, ये मीटर के अंदर होगा, ये भी मीटर के अंदर होगा, ये भी एक दूरी होती है, ठीक है ना। चलिए और क्या हो सकता है समझिएगा पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, तो अब पॉइंट नंबर मैं 2 यहाँ पे डाल देता हूँ। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, इस बात को समझिएगा। ऑलवेज वन वैल्यू, मैंने कहा ऑलवेज वन वैल्यू, ऑलवेज वन वैल्यू। क्यों सर वन वैल्यू क्या होगी, तो मैंने अभी कहा इनिशियल टू फाइनल। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, वे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ। दो के बीच में क्या होता है, सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा, वो क्या होगा ये, और जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो उसकी डायरेक्शन हो गई, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा सीधी। इसलिए तो हमेशा देखो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ऑलवेज वन वैल्यू ही होगी। ऑलवेज कितनी वैल्यू होगी, 1। और एक चीज़ और कि भैया ये जो है आपका, अब समझिएगा, कैन भी, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। जैसा कि अभी पॉजिटिव निगेटिव आपको दिख गया है। ज़ीरो की कंडीशन क्या है, चलो डी ज़ीरो की कंडीशन बता देता हूँ कि ज़ीरो की कंडीशन क्या है। ज़ीरो की कंडीशन ये है, ज़ीरो की कंडीशन क्या है लिख देता हूँ यहाँ पे, समझिएगा। ये देखिए, सबसे पहला ये पार्टिकल यहाँ से चला, ये इसका इनिशियल पॉइंट, पार्टिकल पूरा घूमा और पार्टिकल फिर से आ गया, यानी इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। या एक और केस क्या समझा सकते हैं सर, समझा ये सकता हूँ, एक बॉल गई, समझिएगा ध्यान से इस बात को, चलिए इस बात को समझिए। एक बॉल गई ऊपर की तरफ, ठीक है सर, ये बॉल गई ऊपर, तो इसका मतलब इस बॉल का जो इनिशियल पॉइंट था ये था, बॉल का इनिशियल पॉइंट। वही बॉल लौट के कहाँ आती है, जाहिर सी बात है भाई, बॉल गई है तो बॉल नीचे आएगी, यही बॉल वापस चली आ रही है ना, बॉल वापस चली आ रही है, तो इसका ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बानी समझ में आ गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मुझे लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलो अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो नोट पॉइंट में, है ना। इसको मैं नोट पॉइंट में ऐड करता हूँ, इसी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सॉल्व होंगे। समझिएगा कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस रट लीजिएगा, समझाने का इतना टाइम है नहीं। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, या तो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। दो में से एक चीज़ याद हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान, या तो डिस्टेंस बराबर होगी या तो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, है ना। कब होगी, विदाउट, अब समझिएगा शर्त क्या है, शर्त, तो यहाँ पे मैं शर्त लिख देता हूँ ताकि आपको पूरी बात पता हो। शर्त क्या है कि पार्टिकल, शर्त नंबर 1 कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पार्टिकल कहाँ जा रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में हो। शर्त नंबर 2 उसी में है, टर्न बैक ना हो, पार्टिकल टर्न बैक ना हो, पार्टिकल टर्न बैक ना हो। क्या मतलब है सर, मतलब ये है कि समझिएगा ध्यान से, मतलब ये है कि देखो मैं गया ए से लेके बी तक, पहले ले लो, ए से लेके बी तक मैं गया। अब बताओ मेरी ये यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया हूँ, ठीक, मैंने माना 10 मीटर, मैंने क्या माना, 10 मीटर माना। तो अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि जो आपकी डिस्टेंस है वो भी क्या है, 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल, सीधी सी लाइन, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्यों ले रहा, डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 मीटर। दोनों क्या हैं, बराबर है ना। चलो तो ये बात आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक, बात समझ में आएगी। अच्छा कुछ एक शर्त दूसरी मैंने लिखी है टर्न बैक वाली, वो भी देख लो, है ना, वो भी देख लो। टर्न बैक वाली, चलो टर्न बैक वाली समझा देता हूँ, समझिएगा। ये पार्टिकल गया ऊपर, ये गया, ठीक है, पार्टिकल गया ऊपर 10 मीटर, तो मैंने माना ये है 10 मीटर, तो पार्टिकल गया ऊपर 10 मीटर। अब यही पार्टिकल ऊपर से नीचे लौट आया, ऊपर से नीचे लौट आया, और तब भी ये,
अब जैसे ये पार्टिकल, तो मैंने ये दूसरी शर्त बतानी चाहिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, ऊपर गया 10, नीचे आया 10, ये क्या हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, है ना, बताया था अभी कि अगर पार्टिकल लौट आया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो देख लो, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, ये बनता है, क्वेश्चन बनने की जो शर्तें हैं ये होती हैं। कई बार वो आपको ऐसे देगा कि बताओ d/d क्या होगा, d/d क्या होगा। तो जाहिर सी बात है सर, मैं ये कहूँगा कि या तो ये 1 होगा, या तो दोनों बराबर होंगे, या तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, या तो डिस्टेंस बड़ा होगा और ये आएगा ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा। बात समझ में आ गई। और अगर ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वो आपको ऐसे दे दे कि ऊपर लिख दे डिस्प्लेसमेंट, ऊपर लिख दे डिस्प्लेसमेंट, नीचे लिख दे डिस्टेंस, तो आप याद रखिएगा, या तो ये 1 आएगा भाई, दोनों बराबर होंगे, और क्या आएगा, लेस देन क्या आएगा, 1। क्यों, हमेशा ध्यान दीजिएगा, बड़ा कौन होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ खुद देखो, डिस्टेंस क्या है, मैंने कहा सर डिस्टेंस या तो बराबर होगा तो 1 आएगा, तो झंझट ही नहीं है, वरना ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, बड़ा। तो ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी तो 1 से ज़्यादा आएगा, नीचे बड़ी वैल्यू आएगी तो 1 से कम होगा। इतनी बातें सबको पता होती हैं। अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपके, है ना, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उनको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। 1 मिनट वेट करिएगा, ठीक है, ओके। सबसे पहले सबसे फेमस क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 1 बाय 1 बस प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसमें। चलिए समझिएगा, ये आपका एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्ट बात करता हूँ, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये एक पार्टिकल है आपका, यहाँ से इसने ए, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक। तो मैंने माना ये पार्टिकल है ए, ये सर्कल की रेडियस है आर, ये पॉइंट है ओ। यहाँ से ए चलना शुरू किया और ये चल चुका है यहाँ तक, यानी ए से लेके बी तक। कहाँ चल चुका है, ए से लेके बी तक चल चुका है। अब जाहिर सी बात है, ये भी रेडियस आर तो ये भी रेडियस आर, और यहाँ पे इसने कुछ एंगल चला है, क्या चला है, कुछ थीटा चल चुका है, वेट, कुछ थीटा ये चल चुका है। अब सबसे पहली बात आती है कैसे क्या निकालेंगे, तो सीधा बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस, क्या पूछा जाए, हालांकि बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया है, बट डायरेक्ट बात करता हूँ। आज फार्मूला रट लीजिएगा, अरे यार ये बार बार मिस्टेक हो जा रही है, हटाओ इसको। ओके, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस, तो याद रखिएगा डिस्टेंस, अरे एक साथ करवा देता हूँ। डिस्टेंस जो आएगी आपकी वो सीधा आएगी आर थीटा, आर थीटा, और थीटा को पुट करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। किसको पुट करना है, थीटा को रेडियन के अंदर। पहला कैसे आता है, क्या आता है, ये डिटेल लेक्चर बता चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक सीधी लाइन होती है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का सीधा फार्मूला आएगा 2r साइन, ठीक है ना, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अब यहाँ पे कुछ लोगों को साइन की वैल्यू ही नहीं याद होती है, तो बता देता हूँ साइन की वैल्यू जो आपको याद करना है ना, साइन की जो वैल्यू आपकी होती है, अगर आप ध्यान से देखें तो साइन में जो मेन वैल्यू है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। और अगर आप बात करें साइन 45 की, तो ये होगी आपकी 1/√2। उसके बाद बात करते हैं साइन 60 की, इज इक्वल टू √3/2। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इतनी बातें मुझे लगता है सभी को आनी ही चाहिए। एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि इस पर समझ में आ जाए कहानी। जैसे सबसे फेमस क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे फेमस कि भैया अगर 60 डिग्री दिया है, किसमें दिया है 60 डिग्री, सबसे पहले डिग्री को कन्वर्ट करो किसमें, रेडियन के अंदर। तो डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री का मतलब π/3, क्या होना चाहिए, π/3। अब जिसको नहीं आता तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, बट इतना याद रखो पाई का मतलब होता है, समझिएगा कैसे आया है, समझिए पाई होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, साइड में बता देता हूँ, पाई होता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि 180 डिग्री में जो होता है वो होता है पाई। तो 1 डिग्री के अंदर क्या होगा, π/180, क्या हो जाएगा, π/180। तो 60 डिग्री के अंदर क्या हो जाएगा, आप सीधा मल्टीप्लाई करिए π/180 इंटू 60, तो ये π/3 आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, है ना। चलो अब ये तो आ गया कि 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3। अब आपको निकालना क्या है, सर हमको निकालना है डिस्टेंस। तो मैंने कहा डिस्टेंस होता है आर थीटा, कुछ नहीं, थीटा आपका आ गया रेडियन के अंदर, तो इसका मतलब ये सीधी वैल्यू निकल के आ जाएगी πr/3, है ना। इस तरीके से कहानी। तो सर डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताओ,
2r साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब मैंने रखा 2r को रखा r जो भी रेडियस है, साइन आपको दिया हुआ है एंगल 60/2। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2r साइन 30। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि जो कन्फ्यूज़न हो दूर हो जाए। 2r साइन इंटू 1/2 यानी ये हो गया r, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। सबसे ज़्यादा इसी पे पूछा जाता है। अब डायरेक्ट मैं बात करता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। बी, अगर मैंने लिया 90 डिग्री तो डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। 90 डिग्री में ये आएगा π/2, और π/2 में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा, डायरेक्ट डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये आएगा उसका खाली πr/2, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो ये आएगा √2r। बात समझ में आ गई। 120c डायरेक्ट लिखता हूँ, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जो होता है वो होता है 2π/3। इसमें जो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी वो डिस्टेंस फार्मूला आप लगा लीजिएगा, 2πr/3। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा √3r। अब आते हैं डी, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ही क्या हो गया, पाई। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 2r। कैसे 2r आएगा, इस वाले को बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन क्या कहता है कि समझिएगा, हाँ, क्वेश्चन ये कहता है आपसे, अगर इसमें स्मॉल इरेजर यूज़ करता हूँ, समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि ये पार्टिकल है ए, ये यहाँ है बी, और ये है यहाँ सी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सी कि पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ से गुजर रहा है, कि पार्टिकल क्या मूविंग अ पॉइंट रीजन सेमी सर्कुलर पाथ। तो ये आपको दिया है सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ। तो आपको डिस्टेंस बताना है, और अब यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ, इसको सबसे इंपॉर्टेंट करता हूँ। नंबर 1 की बात करिए, सबसे पहला डिस्टेंस निकालिए। तो हालांकि आपको पहले ही पता है, दो तरीके से निकालिए, या तो ये 180 डिग्री है, यही देखो पार्टिकल का 180 डिग्री दिया है, या सिंपल तरीका, अगर पार्टिकल एक चक्कर लगाता तो 2πr लगाता। हाँ सर, अगर पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगाता तो 2πr लगाता, लेकिन ये कितना चक्कर है, हाफ रिवोल्यूशन है। सेमी सर्कुलर का मतलब क्या है, हाफ रिवोल्यूशन। तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दूसरा तरीका है, तो आपको डायरेक्ट क्या आ गया, πr। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सर, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और दोनों के बीच में एक सीधी सी लाइन होती है। हाँ सर, और आपने ये बताया था कि ये रेडियस r का है, इसका मतलब ये भी रेडियस r, ये भी रेडियस r, तो ये हो जाएगा 2r के बराबर, जो भी रेडियस आपको दी हुई होगी, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ये आपने ऊपर क्या बताया है, फिर एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये एंगल के लिए 120 डिग्री न दिया हुआ है या और चीज़ दी हुई है ना, ये सारी चीज़ें हैं। 90 डिग्री वाला भी अभी देख लीजिए आप। अब डिस्टेंस ये तो हो गया। अब यहीं पे एक बात कर लेता हूँ बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कभी यहीं पे पूछ लिया जाए, यहीं पे क्वेश्चन आता है सीधा, तो वो 2 बार नहीं करूँगा, आपसे पूछा जाए कि भैया यहाँ पे आप एवरेज स्पीड बताओ, क्या बताओ, एवरेज स्पीड। तो स्पीड सबको पता होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है πr। अब जो भी टाइम दिया रहेगा आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा। आपसे पूछा गया बेटा एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ, एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं लेते हैं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r, उसको टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दूसरी वेराइटी का क्वेश्चन ये बनता है। तीसरी वेराइटी क्या बन जाएगा, है ना, वो जो क्लास 9th वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया है ये बन जाएगा। और वेराइटी ये चाहिए वाला हो गया पूरा, देखता हूँ और कौन सी वेराइटी बन सकती है। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ओके, ये भी हो गया है 60 डिग्री, ओके, है ना, ये वेराइटी आपकी बन सकती है। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, और क्या क्या बन सकता है, एक मिनट, हाँ, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में लोग इतना ही क्वेश्चन फिलहाल बनाएंगे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पार्ट क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन खाली और बनाया जा सकता है, और वो क्या है समझिएगा। मैंने कहा कि यार मैं, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन जो वेंट्री वाला, कि मैं मूव कर रहा हूँ, देखो समझिएगा, 10 मीटर मूव कर रहा हूँ, मूविंग 10 मीटर मूविंग, समझिए, इन ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ जा रहा हूँ, ईस्ट डायरेक्शन जा रहा हूँ। उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ 10 मीटर मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपको सबसे पहले फिगर बनाना आना चाहिए कि भैया सबसे पहले हमने क्या किया है, समझिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है ना। तो मैंने कहा यार मैं ईस्ट गया, तो ये मैंने कहा कि ये 10 मीटर है,
और ये 10 मीटर है ईस्ट, ठीक है सर। उसके बाद आप कहेंगे 10 मीटर मैं नॉर्थ में मूव करता हूँ और नॉर्थ होता है ऊपर, तो मैंने मूव कर लिया इस तरीके से नॉर्थ, तो ये मैंने नॉर्थ में मूव कर लिया 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर। अब सबसे पहली बात आपसे पूछी जाती है कि बाबू बताओ कि भैया डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने कहा डिस्टेंस सर बहुत आसान है, डिस्टेंस का मतलब आप कितना चले हो 10 + 10, ठीक है। फिर पूछा जाता है बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। तो मैंने कहा सर मैंने इनिशियल से शुरू किया है, तो यानी मैंने यहाँ से शुरू किया है और यहाँ ये मेरा इनिशियल है, यानी ये इनिशियल पॉइंट और ये मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है मेरा, इसके बीच में जो ये है, अब इसको मैंने लिया एस। अब क्या करूँ सर बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री। अभी हमने देखा था कि 90 डिग्री के लिए आता है √2r। एक तरीका तो ये है, आप निकाल लीजिए, तो मैं पहले डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि √2r, बट दूसरा पाइथागोरस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस लगा दीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, तो दो तरीके से, मैंने कहा दोनों तरीके। तो पाइथागोरस का मतलब क्या है कि आपको अगर ये निकालना है, सिंपल मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, मैग्नीट्यूड ना हमेशा मैग्नीट्यूड निकलते हैं, डायरेक्शन अभी आ जाएगी। तो पहले का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो आ गया ये आपका 10√2 है ना। डायरेक्शन की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, तो अगर आप डायरेक्शन की बात करें एस वेक्टर, तो ये 10√2 आपका आ गया नॉर्थ और ईस्ट के अंदर आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, जब भी कोई परपेंडिकुलर हो, तो हमेशा आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करके स्क्वायर 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 कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम सीधे बात करते हैं स्पीड के ऊपर। किसकी बात करते हैं, तो इतने सारे ये हो गया। अब हम स्पीड की बात कर लें और वेलोसिटी की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा, स्पीड। चलिए स्पीड पे चर्चा कर लेते हैं, जितनी बात है हमारे काम की सब कुछ चर्चा करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा स्पीड, तो v क्या होता है, v = सबने पढ़ा है d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, इसे बोला जाता है रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम ग्राफ की भी बात करेंगे, पहले ये सब बातें कर लेते हैं। ये और क्या बोल सकते हैं, एक चीज़ और कि भैया ये स्केलर होता है, सेम देखो ना, डिस्टेंस तो डिस्टेंस स्केलर। SI यूनिट क्या होगी इसकी, मैंने कहा सर इसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड, और ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये स्पीड ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। तो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब स्पीड कितने टाइप की हो सकती है उसकी बात करते हैं। स्पीड सबसे नंबर 1 की बात करते हैं, नोट्स पे झंझट मत जाइएगा। यूनिफॉर्म स्पीड, किसकी बात करते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा, समझिएगा, ये मैंने लिया 1 सेकेंड, ये मैंने लिया 2 सेकेंड, ये मैंने लिया 3 सेकेंड। पहले में जो पार्टिकल चला वो चला 10 मीटर, दूसरे में ये हो गया 20 मीटर, तीसरे में हो गया ये 30 मीटर। अब आप कहीं भी निकालेंगे, चलो मैं 1 सेकेंड का लेता हूँ, यहाँ v = d/t 10/1। यहाँ का लेता हूँ इस वाले का, तो v = आपको मिलता है 20/2। यहाँ पे मैं निकालता हूँ 30/3। सब में आप देख रहे होंगे स्पीड आपकी v = 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी इसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गई सभी को। चलिए आगे, अच्छा ग्राफ की बात कर लेते हैं यहीं पे, जो आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा है हल्का सा, ताकि आपको यहीं पे हो जाए। ये आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, ये आपको दिया हुआ है टाइम। अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो ग्राफ ऐसा सीधा सा आएगा। नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ आपका कुछ भी आ सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, घट बढ़ सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और वो क्या है, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी खास इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। जैसे मैंने कहा कि यार देखो ये पार्टिकल मेरा जा रहा था, अगर मैं पूरी लूँगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, बट मुझे बताओ यहीं की स्पीड चाहिए, यहीं, इसका मतलब एक छोटा सा टाइम लेंगे। तो बताइए इस छोटे से टाइम में आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे बहुत कम, तो कहीं भी लग जाए d, इसका मतलब वो क्या होगा, बहुत कम, और टाइम भी क्या लगेगा, बहुत कम। तो एक बहुत सिंपल फार्मूला आ जाता है इंस्टेंटेनियस का कि v इंस्टेंटेनियस
इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, एक्स कुछ भी डी, यानी कुल मिला जुला के आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंसिएशन, क्या करना होगा, डिफ्रेंसिएशन। तो ये याद रखिएगा, डिफ्रेंसिएशन। हालांकि अभी इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या है, एवरेज स्पीड। जब कभी भी आपसे पूछे एवरेज स्पीड, तो मैंने अभी बताया था आपको, एवरेज स्पीड में झंझट नहीं पालने का। वी एवरेज आपसे जब भी बोले तो आप लिया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मतलब क्या है, सिंपल एक तरीका बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। झंझट ही खत्म, झंझट ही खत्म, है ना। चलिए अब अच्छा, इस पे क्वेश्चन अभी करवाऊंगा अच्छे से। चलिए हम बात कर लेते हैं स्पीड के बाद वेलोसिटी की। किसकी बात कर लेते हैं हम, वेलोसिटी की। तो पॉइंट नंबर 3, और वो क्या है, वेलोसिटी। तो आप सबको पता है कि वेलोसिटी यानी इसको ऐसे लिखेंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, कि हम इसको जब लिखेंगे v ऐसे, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिंपल से, चलो मैं d से ले लेता हूँ, d है डी एस अपॉन डी टी, यानी मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एसआई यूनिट वही रहेगी, और ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी है ना, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कैसे कैसे मानेंगे सर, इसको यहाँ समझा दीजिए, थोड़ा सा समझिएगा, जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ये मैंने बनाया पूरा। जैसे ही मैं किसी, याद रखिएगा, मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका यू से, और एक बॉल ये है ऊपर से आ रही है कहाँ, नीचे, ठीक है, यू से। तो मैं क्या करूँगा, ये जा रही है ऊपर, तो इसे लूँगा क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आ रही है नीचे, तो इसे क्या मानूंगा, माइनस। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़। अब आते हैं कि भैया वेलोसिटी को आप चेंज कैसे कर सकते हो, इसमें बात समझिए। ये जो वेलोसिटी है, इसके अंदर दो चीज़ है, इसके अंदर दो चीज़ है, ऐसे लिखता हूँ मैं, इसके अंदर दो चीज़ है। एक तो इसके अंदर है वैल्यू 10, 5 जो भी है, साथ में इसके अंदर है डायरेक्शन। क्या है इसके अंदर, डायरेक्शन। तो आप वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हो, तो अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, पहला नंबर 1 वैल्यू को क्या कर दोगे चेंज, नंबर 1। डायरेक्शन को क्या कर दोगे चेंज, नंबर 2। या आप क्या कर सकते हो, वैल्यू प्लस डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 3 तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं जो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, यकीन मानिए आपको भी होगी, अभी मेरे पढ़ाने के पहले आपको होगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, सिंपल मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है कि बेटा देखो, एक्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब क्या है कि वैल्यू भी एंड डायरेक्शन भी, ये क्या होनी चाहिए, वैल्यू भी एंड डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। वैल्यू भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। कोई भी एक बदल दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। और याद रखिएगा, इसमें एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या आएगा, ज़ीरो। क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन, अब समझ में आएगा ना, यूनिफॉर्म का मतलब, अब नॉन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड की बात नहीं हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब कोई भी चेंज हो जाए, कोई भी, एनी वन चेंज, मैं लिख देता हूँ एनी वन, वैल्यू चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए। अब बताओ, अगर ये चेंज होगा तो अभी आपको थोड़ी देर बाद पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, यानी ये एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। चलिए इसको और अच्छे समझ लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल, यहीं से क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन एक साथ, एक्सेलरेशन के बाद ही और सारे क्वेश्चन करेंगे ना, समझिएगा। ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या मतलब सर है, मतलब ये है कि मेरा जो पार्टिकल है, मेरा पार्टिकल वो इस तरफ जा रहा है, मैंने माना 10 मीटर पर सेकंड से। जब मैं इस डायरेक्शन पे पहुंचा तब ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। जब मैंने इसको देखा तो ये जा रहा है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, है ना ये। और जब इस तरफ देखा तो ये जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से। क्या क्या नज़र आ रहा है, तो मैंने देखा कि सर यहाँ पे नंबर 1 मुझे ये नज़र आ रहा है कि भैया इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है, तो स्पीड को डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है।
फिर मैंने नंबर 2 पे देखा कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है, समय समय पे या हर एक जगह डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी एक्सेलरेशन है, तो इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा, है ना। चलो अब यहाँ और इम्पॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, पॉइंट नंबर ये कि सबसे पहले निकालिए चेंज इन स्पीड। क्या निकालिए, चेंज इन स्पीड। तो आप कहीं भी चेंज इन स्पीड निकालेंगे, चेंज इन स्पीड यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो बताइए 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है चेंज इन वेलोसिटी। मुद्दा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कब की, हाफ रिवोल्यूशन में। चलो एक मान लेता हूँ, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, इसी को स्टार लगा लीजिएगा, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन कहीं से भी शुरू करिए, कहीं से भी शुरू करिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने माना यार यहाँ से मैंने इनिशियल मेरा ये है, हाफ के बाद मेरा फाइनल ये हो जाएगा। तो अगर मैं वी इनिशियल लिखूँ, वी इनिशियल, मैं किधर जा रहा हूँ, इधर, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 आई कैप, है ना, आई कैप प्लस के अंदर। अब किसी को नहीं पता है तो ये एक बात और जान ले खोपचे के अंदर, अरे यार जिसको नहीं पता है वो ये जान ले, जब आप डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, डायरेक्शन, तो याद रखिएगा इसे बोला जाता है आई कैप, इसे बोला जाता है जे। अगर ये आई है तो ये माइनस आई हो जाएगा, ये जे है तो इसे ये माइनस जे हो जाएगा, है ना। तो ये आगे राइट साइड जा रहा है प्लस 10 आई कैप। फाइनल क्या होगा आपका, बाएं तरफ जा रहा है यानी इस तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 10 आई कैप। अब जैसे ही मैं निकालूंगा डेल्टा वी, है ना, तो वही होगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताइए फाइनल क्या है, माइनस 10 आई कैप। इनिशियल क्या है, या जब माइनस को माइनस रखा और ये है प्लस 10 आई कैप, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस 20 आई कैप। ये बहुत फेमस और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है ना। चलिए तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्पीड हो गया ये आपका, और वेलोसिटी हो गया पूरा। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज, उसकी बात कर लेते हैं, वही सेम कहानी इंस्टेंटेनियस वगैरह की है। सीधे बात करते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ करते हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर और आगे फोर्थ बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन ए। ये भी आपको दिख गया होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, यानी भाई साहब के अंदर भी क्या आने वाला है, डायरेक्शन आने वाला है। भाई साहब के अंदर भी डायरेक्शन आने वाला है। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं, है ना। वेट एक मिनट, ग्राफिकल सेक्शन, वेट। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि हम इनमें किसकी किसकी बात करने वाले हैं, ताकि कोई गलती ना हो हमारी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे बात कर देता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी। जो एक पॉइंट हमारा छूट क्या रहा है, बल्कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। अब बताइए, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो भी किसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी के, है ना, एवरेज वेलोसिटी के। क्यों, डिस्टेंस से स्पीड आती है और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी। और फिर मैंने कहा कि यार जो डी या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो इसका सिंपल मतलब होगा कि जो एवरेज स्पीड होगी वो भी क्या होगी, बड़ी होगी। रेशियो पूछा जाएगा तो आप निकाल लीजिएगा, है ना। चलो एक्सेलरेशन पे बात करते हैं, और ताकि एक साथ सारे क्वेश्चन इसके मैं डिस्कस करूंगा, ताकि एक्सेलरेशन की भी कहानी हो जाए। एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या मतलब है इसका, समझिएगा। दो होगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, है ना। दो इसमें भी वही होगा, एवरेज और इंस्टेंट। मतलब क्या, सबसे पहले नॉर्मल फार्मूले की बात कर लेते हैं। ये जो होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एवरेज। मतलब क्या है, सिंपल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और डेल्टा टी यानी जो टाइम आपका इन दोनों के बीच में टाइम आएगा ये। और इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं तो वही होगा कि A इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, है ना, डी वी बाई डी टी।
यानी डिफरेंशिएशन, है ना, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी चेंज इन वेलोसिटी की, है ना, डायरेक्शन की क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी जो है उसका डायरेक्शन, डेल्टा वी का डायरेक्शन, ये बात होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की, उसके बाद बात करते हैं। अगर आपका एक्सेलरेशन है ज़ीरो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर अभी ना मैं हम लोगों ने बात की थी, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो आपका वेलोसिटी है वो क्या है? आपका कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट। और अगर कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो आप क्या यूज़ करोगे? याद रखिए, एक्सेलरेशन जहाँ कहीं भी ज़ीरो हो आप सीधा यूज़ करिएगा, सीधा v इज इक्वल टू डी अपॉन टी या r, है ना, या तो v या फिर आप v इज इक्वल टू डी बाई टी। अब यहाँ से जो जो फार्मूले आप बना सकते हैं बना लीजिए। कैसे बनेंगे सर? एक बार मैं कर दूंगा v इंटू टी, जो क्या बन जाएगा? d बन जाएगा। या एक बार मैं क्या कर दूंगा कि अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो मैं d अपॉन क्या कर दूंगा? v कर दूंगा। इसमें आधे से ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अब इसकी कहानी समझिएगा। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो आप क्या करिएगा? यूज़ करिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज़ करिएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। पहले लिख देता हूँ फिर यूज़ करवा लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यूज़ करेंगे क्या है सर? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई? ये सारे वेक्टर हैं, है ना। तो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम बड़े हो गए हैं, ये सब वेक्टर के अंदर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? वेक्टर के अंदर हैं। यानी आपको डायरेक्शन के साथ इन चीज़ों को पुट करना है। क्या करना है? डायरेक्शन के साथ आपको पुट करना है। अब यहाँ एक और चीज़ आ जाती है, एक और इक्वेशन आ जाती है एस एनथ, जैसे मैंने कहा ना 5वां सेकेंड, तो उसके लिए क्या हो जाता है? एक फार्मूला u प्लस ए बाई टू, ठीक, 2n-1, ये भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, जिससे अभी कभी गलती नहीं होगी। देखो समझिएगा, अब यहीं पर एक साथ पूरी बात कर लेता हूँ। ये मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम लोग ये लोग करने वाले हैं, ताकि एक साथ पूरी बात हो जाए। देखो ये है और यहाँ बात कर लेता हूँ, ये है। चलो एक बड़ा सा बना लेता हूँ दोनों, ताकि झंझट खत्म हो जाए। ओके, नंबर वन क्या है कि मैं इस बॉल को फेंक रहा हूँ, एक साथ पूरी बात समझिएगा। एक बॉल को फेंक रहा हूँ ऊपर यू से, ये बॉल जा रही है ऊपर। एक बॉल आ रही है यहाँ से नीचे, किसी भी कंडीशन ये आ रही है नीचे, तो मैंने इसको मान लिया v, या कुछ भी आप मान सकते हो। अब एक चीज़ सबको पता है, ऑलवेज g लगता है नीचे। g कहाँ लगता है? ऑलवेज नीचे। तो g को झंझट ही नहीं है, g का झंझट ही नहीं है। g ऑलवेज कहाँ लगता है? नीचे। और खुद सोचो, अगर g नीचे लग रहा है प्लस या माइनस, तो g ऑलवेज माइनस लेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। g ऑलवेज क्या होगा? माइनस। अब बताओ, u ऊपर जा रहा है तो हम इसे क्या लेंगे? पॉजिटिव। v नीचे आ रहा है तो इसे हम क्या लेंगे? निगेटिव। जितनी भी मान लो इक्वेशन आपको यूज़ करना है यहाँ पे, तो ऐसे यूज़ करिए। मान लो इक्वेशन आपको यूज़ करना है पहली वाली, तो आपने यूज़ किया कि सर अच्छा ये बॉल जब ऊपर जाएगी, अच्छा ये पहली वाली बात बताता हूँ, ये वाली ना, ये जब ये देखिए ये नंबर 1 है, ये जब ऊपर की तरफ जाएगी ऊपर, तो हाइट यहाँ रुक जाएगी, तो यानी इसकी जो v फाइनल है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मैं अगर बॉल नंबर 1 के लिए लिख रहा हूँ, बॉल नंबर 1 के लिए लिख रहा हूँ, चलो इस वाले को थोड़ा सा हटाता हूँ, वेट नहीं रहने दीजिए, यहाँ पे v। तो बॉल नंबर 1 के लिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। बॉल नंबर 1 हमने इक्वेशन लिखा कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ताकि लिखना सीख जाओ, u प्लस ए टी, ओके सर, है ना। यहाँ a के ऊपर है, ये t के ऊपर नहीं है भाई, है ना, ये मत समझिएगा, ये a के ऊपर है। तो बताओ v क्या है? फाइनल बॉल नंबर 0, u पॉजिटिव में है तो मैंने रखा u, a को प्लस रखा, a नहीं है वो माइनस g है, एक्सेलरेशन माइनस g इंटू टी। बताओ 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ये हो गया। तो यानी आपको ऑटोमेटिक बन गया u इज इक्वल टू जी टी। तो टाइम क्या बन जाएगा आपका? u बाई जी। तो इस तरीके से सारी इक्वेशन को सॉल्व, हालांकि फिर से हम इस चर्चा पे आएंगे, इस बात में आएंगे अभी। अच्छा एक चीज़ होगी,
अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपको दिया है पॉइंट नंबर 3, तो आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t + 5, ऐसे फॉर्म में दिया है, यानी वेरी कर रहा है टाइम पे या एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल। तो आप क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, या तो आप डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करिए या तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ करिए, डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन का यूज़ करिए। ओके, चलिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट बात कर लेता हूँ जहाँ पे आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। एक साथ चर्चा करूंगा सारे क्वेश्चंस की, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलिए, नोट पॉइंट क्या है आप सबको पता होगा कि देखिए हमने पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt, dv/dt। अब मान लीजिए आपको दिया ही नहीं है, आपको है ना इक्वेशन किसी और फॉर्म में दी है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बताइए, मैंने अभी बताया था कि टाइम इज इक्वल टू, अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, बताइए भाई, टाइम क्या होता है, अगर किसी को याद है तो टाइम होता है d/v। तो अगर मैं इसको यानी ऊपर ऐसे लिख दूँ, ऐसे dv है, ठीक है ना, dv है। और अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे नीचे dt, तो dt को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, अच्छा d का मतलब इसको हटा देता हूँ, टाइम इसको लेता हूँ s ले लेता हूँ ना, वो भी ताकि दिक्कत ना हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ds/v, तो यानी ये पूरा बन जाएगा v dv/ds। एक और फार्मूला, एक और चीज़ आपके सामने बन के नज़र आ गई है। अभी इन चीज़ों का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ना। चलिए, तो इतनी बातें पूरी की पूरी हो गई, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, जितने काम के हैं आगे बस बढ़ने दीजिए, समझिएगा। एक और चीज़ बता रहा हूँ, समझिएगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहा। ये मान लीजिए एक्सेलरेशन, ये कई सारे मैं बना लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करता हूँ। ये इधर, एक इधर और एक इधर, वेट, ये वाला मिस्टेक, एक मिनट है ना, पहले एक साथ बना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और बना देता हूँ, एक आगे और एक पीछे, अब समझ में आएगा आपको, समझिएगा। देखो मैंने लिखा कि यार ये आपकी मेरा पार्टिकल आगे जा रहा है, एक्सेलरेशन भी आगे लग रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, सपोर्ट, क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट का मतलब क्या है कि मेरी स्पीड को बढ़ाएगा। मान लीजिए ये पीछे जा रहा है, ये भी पीछे जा रहा है, तब भी क्या करेगा भाई, बाएं जा रहा है ना, सपोर्ट ये भी करेगा, सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम है, सपोर्ट है, स्पीड को बढ़ाएगा, है ना। ये लोग भूल जाते हैं कि भाई सिर्फ ये मत सोचना कि अगर एक्सेलरेशन में बाएं तरफ जा रहा है तो ऐसा वैसा, सेम डायरेक्शन, मेरा ये जा रहा है इधर, मेरा ये जा रहा है इधर। अब बताइए क्या कर रहा है, अपोज, और अगर ये अपोज कर रहा है इसका मतलब स्पीड को घटाएगा, तो यानी इस एक्सेलरेशन को बोला जाएगा रिटार्डेशन। क्या बोला जाएगा, रिटार्डेशन, या इसे निगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाएगा। कौन सा, निगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाएगा। कहानी समझ में आ गई सभी को, और कोई प्रॉब्लम? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। चलिए और बात कर लेता हूँ यहाँ पे छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट की, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5 नंबर पे, क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ताकि एक साथ पूरे हमारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएं। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम, ये बहुत फेवरेट और बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, समझिएगा, है ना। स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, आसान है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं जब तक हूँ तब तक घबराने वाली, क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस बात की बिल्कुल घबराहट मत लीजिए, समझिएगा। ये है क्या, ताकि एक बार आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाए, समझिएगा। ये पार्टिकल है, ये ओके सर, ये मास m है, कोई भी है, कोई कहीं इसको यूज़ करिए, ये आगे की तरफ जा रहा है, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पे रुक गया है, मास, और इसका v फाइनल क्या हो चुका है, 0। अब सबसे पहली बात बताइए, अगर कोई रुका है, अगर कोई भी पार्टिकल रुक रहा है, इसका मतलब उसको एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा होगा। देखो अभी एक्सेलरेशन पढ़ा दिया तब समझ में आ रहा है कि हाँ सर, अगर कोई पार्टिकल आगे जा रहा है और उस पर एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, पीछे, तो मैंने कहा अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा है तभी वो क्या होगा, रुकेगा। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने कहा सर इसने रुकने से पहले इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल किया और इतना टाइम उसको लगा, तो यही क्या हो जाएगी, डी स्टॉपिंग, और यहाँ पे लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा, टी एस। सर कैसे निकालें, आइए बात कर लें, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो, समझिएगा।
मैंने कहा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर, ये होगा। ओके, अब समझिएगा, फाइनल स्पीड हो गई है 0। देखो अप्लाई करना भी सिखा रहा हूँ। u राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव, तो मैंने यू स्क्वायर लिखा प्लस 2। एक्सेलरेशन बाईं तरफ जा रहा है तो -a और ds यानी आगे मिल गया। तो अगर आपको निकालना है s यानी वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये ऑलरेडी आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2a। रट लेना इस बात को। चलो दूसरा निकालिए सर। v इज इक्वल टू वही सेम u प्लस at। v फाइनल क्या हो चुकी है 0, क्या हो चुकी है 0। u को u रहने दिया, एक्सेलरेशन हो गया -a इंटू टी। अब u इज इक्वल टू 80 यानी टाइम इज इक्वल टू u बाई a। तो सीधा बोल रहा हूँ भाई, इस चीज़ को रट लेना, इसमें दिमाग ना लगाना। हालांकि मैंने समझा दिया है पूरा, बट सीधा रट लो स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है सर, ये देख लीजिए कि जो s है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यू स्क्वायर, और जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। कब, जब एक्सेलरेशन आपका है कांस्टेंट यानी फिक्स, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये है ना, तो ये कहानी है पूरी, समझिएगा ये पूरी। ये आपसे कभी गलती नहीं होनी चाहिए, कभी दिक्कत। तो ये आपका बहुत आसान तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये यू स्क्वायर मैंने बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए, अब और कौन सा टॉपिक रह गया है, टॉपिक एक साथ डिस्कस कर, फिर क्वेश्चन सारे एक साथ डिस्कस करता हूँ। हाँ, उसके बाद मैं ग्राफिकल सेक्शन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी पे चलते हैं। पहले ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, किसकी कौन सा ग्राफ क्या दे रहा है और क्या बात कर रहा है उसके बारे में। नंबर 1 की बात करता हूँ, ग्राफ में नंबर 1। एक मिनट, मुझे ग्राफ ओपन कर लेने दीजिए। ग्राफ 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 कहाँ गया भाई साहब। हाँ, ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले अगर सबसे पहले आपको दिया है, एक 1 बाई 1 चर्चा करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हमेशा आते हैं ग्राफ की बात करते हैं। चलिए, ये ग्राफ कहाँ गया। हाँ, ये आपको मान लीजिए ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ कौन सा दिया वो पहचानिए। ये आपको x और t यानी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहली बात करते हैं नंबर 1। इतना आपको पता है साइंस पढ़ के। स्लोप जो होता है वो होता है बेटा tan थीटा, हमेशा याद रखिएगा। स्लोप होता है tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर बाई बेस का मतलब सीधा है कि भैया देखो dx बाई dt, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगा। क्या देगा, डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, इसका स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। अब नंबर 2, इसका जो एरिया होगा। अब एरिया क्या होता है सर, एरिया होता है आपका इंटीग्रेशन यानी x dt, है ना। ये कुछ भी नहीं है, तो x dt कुछ भी नहीं होता है। ओके, स्लोप क्या है मान लो, अगर ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो नंबर 1 आपका ग्राफ हो गया। नंबर 2 बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको भी सिखा देता हूँ। चलो, नंबर 2 ग्राफ आपको दिया है v और t। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही कर्व होता है, इसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 बात करते हैं सबसे पहले स्लोप की। सर अब डायरेक्टली बात करते हैं सर, पहला स्लोप। तो मैंने कहा स्लोप सीधा बात करते हैं dv बाई dt, यानी इसका जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन। नंबर 2 क्या आपका होगा, स्लोप एरिया। क्या होगा, एरिया। तो नंबर 2 है आपका एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, सिंपल कि भैया एरिया आपका होगा, देखो v इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt। ठीक है सर, मैं यहाँ से अगर बात करूँ v और dt, देखो dx को लिख दूँ dx इज इक्वल टू v dt। तो एक चीज़ का याद रखिएगा, मैं फिर से बताऊँगा आपको, हम यहाँ का करते हैं इंटीग्रेशन, यानी अगर इसका जो एरिया होगा तो इससे क्या मिलेगा हमें, एरिया। ये एरिया आपको मिलेगा किसका, ये डेल्टा x हमें मिलेगा, यानी ये आप एरिया निकालेंगे, इसका एरिया क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको मिलेगा डेल्टा x यानी डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। कहानी समझ में आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं सीधा ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 हमारा कौन सा है, और ग्राफ नंबर 3 है a और t। अब बताइए a और t में जब आप पहला स्लोप निकालेंगे, पहला स्लोप ही पूछ लेते हैं। स्लोप का मतलब क्या होगा, dA अपॉन dt, और dA अपॉन dt कोई भी टर्म नहीं होता है इसमें फिजिक्स के अंदर।
और जब एरिया की बात करेंगे सेम वही कहानी, सेम वही कहानी। कैसे सर? इस तरीके से कहानी होगी कि देखिए एक्सेलरेशन होता है dv/dt, dv/dt। हमें एरिया चाहिए, एरिया का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी हमको चाहिए a/dt, और a/dt जो है वो बराबर है dv के। तो जब भी dt ऊपर होता है हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन को हमको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, तो ये हमको मिल जाएगी डेल्टा v। तो इसके एरिया से या इसके इंटीग्रेशन से हमें ये कहानी मिल जाएगी। मुझे लगता है कि ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको भी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हमारा कौन सा टॉपिक छूट रहा है हमारा, हाँ अब यहाँ तक पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ तक पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन सबसे पहला नंबर 1, जितने भी क्वेश्चन यहाँ तक पॉसिबल हैं क्वेश्चन यहीं से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एवरेज पे। किस पे बनता है? एवरेज। करके बता देता हूँ। एवरेज स्पीड आपको बतानी होती है, उसी पे क्वेश्चन, जो एक एक वेराइटी सबकी करवा देता हूँ। एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला ऐसे लिख के आपको आएगा, मैं झंझट ख़त्म कर देता हूँ, समझिएगा। सीधा PDF दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या आएगा। हाँ चलिए सीधा PDF दिखा देता हूँ। ये देखिए एवरेज स्पीड में क्वेश्चन आते हैं वो आपके ये वाले क्वेश्चन आएंगे। ऐसे देख लीजिए आप कि ऐसे ये वाला क्वेश्चन, अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल, देखो डिक्टो, देखो अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 और हाफ डिस्टेंस आपको दिया है v2 से, तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो ये मैंने पूरा सॉल्यूशन करके रखा है, एवरेज ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको झंझट ही नहीं करनी है, आपको झंझट ही नहीं करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन अब समझ में आएगा ना, क्वेश्चन है क्वेश्चन यहाँ से देखो, आंसर मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आंसर कैसे करना है। समझिए इन्होंने कहा कि भाई देखो आधा डिस्टेंस यानी d/2 वो चलता है v1 स्पीड से, और जो आपका d2 है वो चलता है v2 स्पीड से, है ना, और आपको एवरेज निकालना है। अब मैंने कहा यार एवरेज जो होता है वो टोटल डिस्टेंस होता है। हाँ सर, टोटल डिस्टेंस, और क्या होता है? टोटल टाइम, और क्या होता है? टोटल टाइम। अब हमें डिस्टेंस तो मिल गई है, हमें डिस्टेंस तो मिल गई है, बट हमें कहीं से टाइम मिल जाए, और ये टाइम हमारे पास नहीं है। और टाइम हमको पता होता है कि जो v होता है वो होता है d/t। तो अगर मुझे टाइम चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, d/v। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकाल लूँ, यहाँ से मैं टाइम निकाल लूँ तो ये मेरा बन जाएगा d/2v1। ओके सर, और यहाँ से निकाल लूँ t2 तो मेरा बन जाएगा d/2, नीचे चलेगा 2v2। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, टाइम को पुट करना है। क्या करना है? टाइम को पुट करना है। कहानी समझ में आ गई सबको? बस ये पूरी कहानी होती है। तो आपको टाइम नहीं का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जितने क्वेश्चन इस पे पॉसिबल हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि झंझट, ये देखो तो इस तरीके से है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है, डिस्टेंस को d मान लिया है, तो चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे वैसे, तो एक फार्मूला सीधा निकल के आ जाएगा 2v1 v2 v1 प्लस v2। ये क्वेश्चन देख लीजिए, नीट वाला ये क्वेश्चन नीट का 2023 का देख लीजिए, सीधा फार्मूला बेस्ड। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे इस फार्मूले से आपके हो जाएंगे, सिवाय किन क्वेश्चन से के, सिवाय क्वेश्चन ये वाला, ये जो VIP क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इसने डिस्टेंस दे दिया है 3s, है ना। तो एक सिंपल बात आपको बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस पूरा ओके। तो आप अब क्या करना, आपका सबसे आसान तरीका, जब भी हाफ बोले, अब मैं आपको अपना वाला तरीका बताता हूँ, याद रखिएगा। जब भी वो बोले हाफ, जब भी वो हाफ बोले तो आज के बाद क्या करिएगा, समझिएगा। जब भी आपसे वो हाफ बोले, वो कहे 2 इक्वल पार्ट, समझिएगा, वो कहे 2 इक्वल पार्ट, है ना, समझिए। तो आप यहाँ पे ये भी ले लीजिएगा 2, ये भी 2। तो अगर वो बोले 2 इक्वल पार्ट, हाफ बोले या 2 इक्वल बोले, है ना। अगर वो बोल दे 3 इक्वल, अगर वो क्या बोले 3 इक्वल पार्ट बोल दे, तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल जो तरीका मैंने बताया, इसको भी d मानो, मान लो ये v1 है, इसको भी मान लो d, ये v2 हो गया, ये भी, और इस ये क्या हो जाएगा, ये भी d, ये v3 हो गया। बात समझ में आ गई ना। ये आपको कहानी करनी है, और फिर वहीं से टाइम, यहाँ से टाइम जैसे निकाले थे तो वहाँ से टाइम निकाल लो, है ना। तो यहाँ का जो टाइम आ जाएगा 1 वाला, वो आ जाएगा d/v1। यहाँ का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा d/v2। सेम मान लो यहाँ का टाइम आपका आ गया d/v1, यहाँ का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा d/v2, यहाँ का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा d/v3। और आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पुट करना है, ठीक है ना। ये वाला जो 2 का है वो फार्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं,
2v1 v2 और v1 प्लस v2, इससे जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं वो जो स्कूल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक आपको पूरी बातें करनी है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम और कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे, ताकि आपको कोई झंझट ना रहे। वन बाई वन सारे और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, वेट एक मिनट। हाँ, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया है। चलिए हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट। ये एवरेज वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नोट पॉइंट क्या है समझिएगा। ये आपको दिया होता है x या x डिस्टेंस, और अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए v, तो मैं क्या कर दूँगा सीधा ds/dt, यानी मैं क्या कर दूँगा इसका डिफ्रेंशिएशन। आपको v मिल जाता है और आपको चाहिए होता है एक्सेलरेशन, तो आप क्या कर देते हो dv/dt, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आइए पहले इसको सीख लेते हैं इसको, उसके बाद आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ। सबसे पहले आप सीख लो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म में सीख लो। देखो, जब भी कोई टर्म लिखा जाए d और नीचे हो गया हमारे यहाँ d/dt करना होगा, ठीक है ना। यहाँ अब जिसका करना है समझिएगा, जिसका करना है बहुत ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है 1 2 3 ऐसी कुछ भी वैल्यू आ जाती है, यानी कांस्टेंट वैल्यू आती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका हमेशा होता है 0। अभी करके दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आ जाता है कभी भी t, यानी सिर्फ t आएगा, इसका आएगा 1। क्या आएगा 1, है ना। अब यहाँ मान लीजिए आ गया t²। अब तरीका देखो इसी का यही है। तो 2 को कहाँ लेकर आओगे आगे, तो मैं लेकर आया सर 2 हो गया है आगे, और ये क्या बच गया है 2t, है ना। अब बताओ 2t हो गया, यहाँ पावर थी 2, एक पावर कम कर दो, यानी 2 - 1 कर दो डायरेक्ट, यानी ये हो जाएगा 2t। रट भी सकते हो। अगर पावर आ गई t की पावर 3, खुद बताओ मैंने क्या किया, 3 को आगे लिया और t में से एक पावर कम कर दिया, यानी ये हो गया 3t², है ना, 3t²। बात समझ में आ गई। एक बात ये होता है डिफ्रेंशिएशन। सर इंटीग्रेशन क्या होता है, इसी का उल्टा समझ लो। इंटीग्रेशन क्या होता है, ताकि यहीं पर बात खत्म हो जाए, हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, समझिएगा, जैसे मैंने अभी आपको लिखा यहाँ पे कि यार v = ds/dt, ये मैंने लिखा। ओके सर, मुझे चाहिए ds, मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा ds = v/dt। क्या लिख दिया, v/dt। टाइम कहाँ पहुँच गया, ऊपर। याद रखिए, जैसे ही टाइम ऊपर पहुँचता है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन में लिमिट लगाते हैं, लिमिट। तो यहाँ पे जो भी टाइम की लिमिट होगी, लिमिट का मतलब यहाँ t1 से लेके मान लो 0 से 5 सेकंड, तो t2 रख देंगे। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कैसे करना है उसमें। अब यहाँ बात समझिएगा 1 बाई 1 इंटीग्रेशन कैसे करना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है जो हमारे काम का है। पहले देखो, जब कुछ भी नहीं दिया है, जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है, समझाता हूँ। जैसे सिर्फ दिया हुआ है dt, क्या दिया हुआ है dt, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, क्या दिया हुआ है 1, ये इंटीग्रेशन है। तो याद रखिए, जैसे ही 1 का आप डिफाइन करेंगे, कुछ नहीं दिया है मतलब 1 दिया है, तो 1 का यही जो टाइम है, इसी टाइम को आप उतार दोगे। क्या कर दोगे, इसी टाइम को आप उतार दोगे। कई एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपको सिर्फ दिया है ds, क्या दिया हुआ है ds, आपने किया इसका इंटीग्रेशन। कुछ नहीं दिया है तो आप क्या उतार दोगे, s। आपको करना है इंटीग्रेशन, dv दिया है, किसका, dv का, आप क्या उतार दोगे, v उतार दोगे। क्या उतार दोगे, v। अब मान लो यहाँ पे उसने कहा कि मुझे लिमिट चाहिए। क्या लिमिट चाहिए, मतलब x1 से चाहिए x2 तक, तो कुछ नहीं, यहाँ आपने s उतारा, यहाँ आपने क्या किया x1, यहाँ रख दिया ऊपर x2। तो कुछ नहीं करना होता है, x2 - x1, ये वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पे उसने कहा कि सर मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए मान लो u से लेकर v तक, तो मैंने एक बार रख दिया यहाँ u नीचे वाले में ऊपर, तो ऊपर वाला v, नीचे वाला माइनस करके नीचे वाला, देखो बन गया। तो ये बन जाता है डेल्टा x, ये बन जाता है डेल्टा v, है ना। इस तरीके से कहानी होती है। और क्या कर सकते हैं सर, और बता देंगे, समझिएगा। ये तो हो गया जो नॉर्मल कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है उसका। मान लो आपको दिया है t², क्या दिया t, क्या दिया है t, सिर्फ t दिया है। क्या करिए सर, एक काम करो, t पे कुछ नहीं रखा है, मतलब क्या करना, उसकी पावर 1, तो एक पावर को बढ़ा दो, तो 1 + 1 कर दिया, कितना हो गया 2। उसी 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये बन गया t²/2। ओके, आपको दिया है t की पावर 2, एक पावर बढ़ाओ, एक पावर बढ़ाया तो क्या हो गया 3, उसी 3 से क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो। अब आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसी क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ समझिएगा ध्यान से, देखो, और जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वही चीज़ करिएगा, समझो। आपको दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू, समझिए x इज़ इक्वल टू आपको दिया है 6t² प्लस 4t प्लस 4, ये आपको दिया है मीटर के अंदर। किसमें दिया है? मीटर के अंदर आपको दिया हुआ है। ओके सर, सबसे पहले निकालिए यार, एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जब आपसे पूछा जाए, एकदम इसी क्वेश्चन में सिखा देता हूँ पूरी बातें, कभी दिक्कत नहीं। आपसे कहा गया कि सर इनिशियल, तो जब भी कहीं भी बात किया जाए इनिशियल, तो इनिशियल का मतलब होता है t इज़ इक्वल टू 0, t इज़ इक्वल टू 0। तो जैसे ही सब में टाइम को पुट करोगे 0, यानी x की जो वैल्यू आएगी, देखो पहले में पुट करा 0, 0 आ गया, प्लस 0। अब यहाँ पे 4 के साथ कुछ भी नहीं है तो सिर्फ क्या आएगा? 4, यानी मेरा पार्टिकल 4 मीटर पे है। दूसरा, आपसे कहा कि सर एक बात बताइए, मुझे v बताइए, तो हमको पता है जब v आएगा तो हम क्या करेंगे? dx/dt। आइए अब आ गया है, बताइएगा 1 बाय 1। मैंने 6 को 6 रखा है ना। कोई कहेगा सर आपने कहा था कि जो है कांस्टेंट का 0 आता है। अरे भाई सिर्फ कांस्टेंट का 0, मैंने 6 को 6 रखा, t² का हो जाता है 2t। अभी मैंने आपको दिखाया ये वाला, तो डायरेक्ट आप देखो ये वाला, देखो t² का, ये t² का हो गया 2t। ओके सर, प्लस 4 को रखा 4, t का हो जाता है 1, प्लस अब बताइए ये 4 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, यानी मेरे पास बन गया 12t प्लस 4, 12t प्लस 4, और ये स्पीड है तो मीटर पर सेकंड हो गया। सर मुझे निकालिए एक्सेलरेशन। अब मैंने कहा एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। ओके, तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस वाले करना है, अब मुझे इस वाले का करना है। मैंने 12 को रखा 12, और टाइम t का हो गया 1, प्लस 4 का हो गया 0, यानी मेरा ये क्या हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये इक्वेशन आपको आई और आपसे कहा गया t इज़ इक्वल टू 0 पर इनिशियल बताइए, जैसे ही मैंने रखा t इज़ इक्वल टू 0 तो ये आ गया सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो ये वैल्यू 12 है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, चाहे आप t इज़ इक्वल टू 0 पर पूछें, चाहे t इज़ इक्वल टू 1 साल के बाद पूछे, 1 ईयर, ये ऑलवेज क्या रहेगा? एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस समझ में आ गई? तो अगर कभी ऐसा पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे अच्छा क्या बन सकता है वो देखिए, पार्ट नंबर 4। आपसे कहा कि एक काम करिए, आप निकालिए एवरेज स्पीड, v एवरेज स्पीड निकालिए इन फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड में। अब बताओ एवरेज स्पीड का हमने क्या बोला? टोटल डिस्टेंस, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट से चलना, कभी गलती नहीं होगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगी भाई? जाहिर सी बात है कि आपको एक बार 0 से 2 पुट करना है। कहाँ 0? आप चले कहाँ हो भाई? जाहिर सी बात है 0 से 2 सेकेंड। तो इस पर मैंने पुट किया x इनिशियल, यानी 0 पुट किया, तभी पुट किया था, वो आया 4 मीटर। और जैसे ही मैंने पुट किया x फाइनल का मतलब क्या है? मैंने 2 सेकेंड पुट किया। तो इस इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में अगर आप 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखना, 6 को 6 रहने दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे मैंने रख दिया 2 और प्लस 4, ये आपका आ गया 6 2 चौका 24 प्लस 8 32 4 36, ये आ गया 36 मीटर। अब यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे। अब खुद बताओ यार डेल्टा एक्स कितना है? ये देखो ध्यान से, पहले था 4 मीटर पे, चला 36, तो बताइए 4 था और पहुँच गया है 36 पे, 4 था और पहुँच गया है 36 पे, बताओ चला कितना? तो मैंने कहा ये चला है 32, कितना चला है? 32, तो यानी टोटल डिस्टेंस मेरी हो गई 32, और टाइम में मुझे मिला 2, यानी 16 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड हमारी हो गई, ठीक है ना। चलिए, कितने अच्छे क्वेश्चंस थे ये, बहुत ज़्यादा। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करना है, बात समझिए। इंटीग्रेशन वाला भी एक करवा देता हूँ ताकि आपका इंटीग्रेशन भी हो जाए, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट इंटीग्रेशन करवा देता हूँ। एक एग्जांपल आपका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है? बड़ा फेमस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो v इज़ इक्वल टू, समझिएगा ये दिया हुआ है v इज़ इक्वल टू आपको 2t, v इज़ इक्वल टू 2t आपको दिया हुआ है, ठीक, टाइम दिया हुआ है, और आपसे कहा है डिस्टेंस बताइए फर्स्ट 3 सेकेंड में। क्या बताइए? आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस इन
फर्स्ट 3 सेकेंड। अब कैसे निकालें, अब समझिएगा डिस्टेंस कैसे निकालना है। सिंपल बात, मैंने कहा सर आपको दिया है v इज इक्वल टू 2t, ठीक, और जो v होता है वो होता है ds अपॉन dt। क्या होता है? ds अपॉन dt। अब मुझे क्या चाहिए? ds, डिस्टेंस चाहिए, और तो मुझे क्या मिल गया? v dt। तो मैंने अभी आपको बताया था जैसे ही टाइम आएगा ऊपर आप क्या कर दीजिएगा? इंटीग्रेशन। अब इसी को सीख लीजिए ताकि गलती ना हो। अब इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है सर। मैंने कहा इंटीग्रेशन कब से कब करना है, यहाँ पे लगाओ। तो मैंने कहा सर इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 3 सेकंड तक करना है, 0 से लेकर 3 सेकंड तक करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, पहले मैंने लिखा 2t और यहाँ पे लिख दिया dt, और ये मैंने लिख दिया 0 से 3 सेकंड। अब खुद बताइए, डायरेक्ट बताइए, कभी गलती ना। 2 को मैंने 2 रखा, t की पावर 1 है तो एक पावर बढ़ा दिया तो ये हो गया 2। उसी 2 से मैंने क्या कर दिया है? डिवाइड। क्या कर दिया है? डिवाइड। और मैंने कहा जो भी हमने रखा था 0, तो यहाँ 0 को 0 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे। तो अब क्या करना है? अब करना ये है कि आपको एक बार ये 2 से 2 रवाना हो गया, 2 से 2 क्या हो गया? ख़त्म, 2 से 2 हो गया ख़त्म, और ये आपका बच गया t², और ये बच गया 0 से 3। तो एक बार वैल्यू पुट कर दो 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और माइनस कर दो, एक बार वैल्यू पुट कर दो 0, यानी ये आपको मिल गया 9 मीटर। और ds का क्या हो जाएगा? s, तो s इज इक्वल टू 9 मीटर हो गया। क्या हो गया? 9 मीटर हो गया। कोई डाउट किसी को? चलिए, ये पूरी कहानी थी। अब एक आप करिएगा, ये आपको मैं दे रहा हूँ ताकि एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये वाला आने के चांसेस बहुत होते हैं। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t-1। क्या दिया है? एक्सेलरेशन 2t-1 दिया है। तो आपको बताना है वेलोसिटी। क्या बताना है? पर्स में से पैसा ले लो। आपको बताना है वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी बताना है। कब बताना है? एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, ये 2 वेराइटी करवा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब बताइए, a इज इक्वल टू होता है dv/dt। ओके सर, a इज इक्वल टू dv/dt। मुझे क्या चाहिए? dv, वेलोसिटी चाहिए। dv हो जाएगा a dt। और फिर बताओ x, ये आ गया। इसका मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 5 सेकंड के लिए। किससे? 0 से 5 सेकंड के लिए करना है। तो ये रख देते हैं, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन को मैंने रखा 2t-1, यहाँ पे रख दिया dt। ओके, और ये मैंने रख दिया 0, और ये मैंने रख दिया 5 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से करिए। 2 को मैंने रहने दिया 2, t इसका t²/2 है ना, ये माइनस को मैंने रहने दिया माइनस। और मैंने कहा था कि जब भी 1 आएगा या कोई वैल्यू आएगी या कुछ भी नहीं आएगा, उसका सीधा हो जाता है t। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, t 0 से 5 सेकंड के लिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वैल्यू, और v का क्या आ जाएगा? मैंने बताया था v आ जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, तो एक बार मैंने रखा 5 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या रखा? -5 को 5 रखा, तो 25 माइनस, अगर आप ध्यान से देखें, और 1 मिनट, 0 2t-, हाँ ठीक है, 25² एक गलती हुई। वेट, इसको रहने दिया ऐसे। 1 मिनट, हाँ चलिए आइए बात करते हैं। उसके बाद हमसे देखिए, ये तो v हो गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 2 को हमने रहने दिया, बाहर निकाला। 2 को हमने रहने दिया 2, है ना। चलिए अब आगे क्या किया हमने, देखिए ये अपना 2 को बाहर, अब t का हो जाएगा t²/2, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे t, जैसा कि अभी बताया, ये आपका, और ये आपका 0 से 5 सेकंड के लिए हो जाएगा। हो गया? ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, ये 2 को हमने यहाँ रहने दिया, ये हो जाएगा आपका 25/2 माइनस, ये हो जाएगा 5 को 5 रख दिया, तो ये आपका आ जाएगा 25, यानी आपका पूरा का पूरा 12.5, 7.5, यानी ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सारे हैं वीआईपी क्वेश्चंस हैं, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सारे ऐसे ही आने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारी कहानियाँ ऐसी ही होने वाली हैं। आइए सबसे लास्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं, जो टॉपिक हमारा है मोशन अंडर ग्रेविटी। उतनी ही बात करेंगे जितना काम का है, मोशन। हालांकि इस टॉपिक को मैं बाद में बहुत डिटेल में डालूंगा, मोशन अंडर ग्रेविटी।
मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहली कहानी क्या दिमाग में लेकर आना है, पूरी पॉसिबिलिटी और पूरे केसेस में आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात एक ही है भैया, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी जो जी है ऑलवेज कहाँ लगता है, नीचे, और इसकी जो वैल्यू होती है, पहला आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर कभी ये फुट में दे दे तो ये हो जाएगा 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलो, तो आपको यहाँ पे देखना, अप्लाई करना है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आपको सारा बता रहा हूँ 1 बाय 1। सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि अगर आप बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, समझिएगा, ये है बॉल, इस बॉल को आपने कहाँ फेंका, ऊपर, यू हाइट, यू से फेंका। अब ये बॉल जब ऊपर गई है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v फाइनल, वो हो चुकी है 0, और ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और जाने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। तो डायरेक्ट याद करिए, समझिएगा, टी अप, ऊपर जाने में जो टाइम लगता है, यानी वही स्टॉपिंग वाला u/g, आप डायरेक्ट इज इक्वल टू टी डाउन, यानी नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो जो टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई। ओके, हो गया पहला। अब कितनी हाइट तक गया है, h मैक्सिमम, यानी वो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगी, मैंने सीधा बोला था, आप याद कर लीजिएगा, ये होता है u²/2a, तो a की जगह क्या आ जाएगा, g। तो आप इस तरीके से सारी कहानी निकाल सकते हैं। और बात कर लीजिए नंबर टू क्या है, इस बात को समझिएगा। नंबर 2 आपका है कि अगर एक बॉल ऊपर से रिलीज़ की जा रही है, क्या की जा रही है, रिलीज़, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया रिलीज़, एक बॉल को रिलीज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, समझिएगा, इसका मतलब ये है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है इसकी जो u इनिशियल है वो क्या है, 0, और g तो हमेशा कहाँ लग रहा है, नीचे। अब यही वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपके एनसीईआरटी में 2.5 में लिखा हुआ है इस तरीके से पूरी कहानी, है ना। तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि देखिए कहानी क्या है पूरी, कि जो पार्टिकल चलता है, समझिएगा, ये तो मैंने लिखा टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, थर्ड, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये है फोर्थ, ये फिफ्थ सेकेंड, है ना। जब ऊपर से कोई कांस्टेंट, g कांस्टेंट है, u 0 है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है वो आती है रेशियो 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, है ना। इन सब में क्या आता है, रेशियो। और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर हम चलें, खुद बताओ, फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले में वो चलता है 5 मीटर, कितना चलता है, 5 मीटर, तो 5 तियाँ क्या हो जाएगा, 15 मीटर, ये हो जाएगा 25 मीटर, ये हो जाएगा आपका 35 मीटर, ये हो जाएगा आपका 45 मीटर, पहला। तो ये कहानी हो गई। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ कैसे अप्लाई करेंगे, पहला यहाँ पे देखो u 0 है ना। अब होगा क्या, समझिए, पहला इक्वेशन आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये जब बॉल नीचे आ रही है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी स्पीड से नीचे आएगी। अब वो स्पीड क्या है, तो मैं नीचे आ रहा हूँ तो मैंने इसको लिया -v, u है क्या, 0, और ये क्या है, a माइनस जी टी। तो आपको देखो, तो v इज इक्वल टू आपको मिल चुका है gt, किसके बराबर मिल चुका है, gt। पहला इक्वेशन आपने अप्लाई कर लिया। सेकेंड इक्वेशन सेम तरीके से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो हाइट की वैल्यू आएगी कितनी, यानी हाइट वो आएगी आपकी हाफ GT²। अप्लाई करके देख लो कि u क्या है, 0 है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन जो अप्लाई करेंगे वही v² इज इक्वल टू 2gh के बराबर आएगा। तो ये सारी कहानियाँ होती हैं कि आपसे कभी गलती ना होने पाए। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इसी एग्जाम्पल से सब कुछ सीख लेते हैं। समझिए, ये एक बॉल है, ये एक बॉल, सबसे फेमस क्वेश्चन यही है, 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया है। तो सबसे पहले निकालिए, सबसे पहली चीज़ निकाली गई, टी अप कितना आएगा। मैंने कहा सर टी अप का मतलब यह u/g, u है 50, g है 10, यानी ये आपको मिल गया 5 सेकेंड। टी अप टी डाउन, और अगर मुझे टोटल टाइम पूछा गया तो मैं 2 × u/g, मेरा u/g आ चुका है, 2 × 5, यानी ये आ चुका है 10
सेकेंड। फिर आपसे पूछा गया एच मैक्स बताइए कितनी हाइट तक गया। मैंने कहा सर एच मैक्स बता देता हूँ। एच मैक्स मैंने कहा कि सर होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, लिख दिया। यू कितना है 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10, यानी ये 125 मीटर आ गया। ओके सर। तीसरा बताइए कि पार्टिकल ने फर्स्ट 3 सेकंड में, पार्टिकल फर्स्ट 3 सेकंड में कितना गया, फर्स्ट 3 सेकंड में क्या अप्लाई करोगे, सीधा ऊपर की तरफ जाएगा तो आप अप्लाई करोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, अप्लाई कर दोगे सीधा, कभी घबराना मत। s आपको निकालना है, ठीक है सर, s निकालना है। u आपको ऊपर की तरफ है यानी 50, कितने टाइम के लिए ऊपर जा रहा है, जाहिर से बात 5 सेकंड के लिए, 50 इंटू 5 प्लस हाफ को हाफ रहने दिया, इसको मैंने पुट किया 10 नहीं -10, माइनस क्यों, एक्स जी हमेशा नीचे लगता है और टाइम का स्क्वायर का मतलब मैंने कितना टाइम, सॉरी यहाँ पे टाइम 3, आपसे 3 सेकंड के अंदर पूछा गया है ना, तो यहाँ पे इंटू 3 और ये 3 का स्क्वायर, देखते हैं कितना आता है 150, यहाँ पे हो जाएगा -5 9 45, ये क्या आ गया आपका 105 मीटर। देखो कभी गलती नहीं होगी, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो कभी गलती आपकी नहीं होगी। बात समझ में आ गई सबको। तो ये आपसे कभी गलती नहीं करवाएगा मोशन वाला ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। चलिए और अच्छे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं आप, और चर्चा करते हैं कि और अच्छे क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं, ठीक है ना। देखता हूँ और अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए मुझे। ओके, तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन था। फिर आपसे पूछा जाता है इसी में, और कोई इसी में चौथा कि बताइए 6th सेकंड, मैं आपसे करना नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ 7th सेकंड, 7th सेकंड में चर्चा करिए 7th सेकंड। अब एक बात बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा देखो ये बॉल थी, ठीक है, ये बॉल ऊपर गई है, 50 से गई है, तो ऊपर जाने में जो उसको टाइम लगता है वो लगता है 5 सेकंड। आप कह रहे हो 7वां सेकंड, इसका मतलब 5 सेकंड है ऊपर से, अब ये लौट के बॉल आ रही है, तो ये बॉल का मान लो ये 6 सेकंड है 6th, और ये बॉल का क्या है 7th सेकंड है। अब तुम खुद बताओ ये ऊपर से, अब ये क्या हो चुका है, यहाँ खुद बना लो कि ये बॉल भाई यार नीचे आ रही है, ये उसका फर्स्ट है, 6 का मतलब क्या है, उसका फर्स्ट है, 7th का मतलब उसका कौन सा सेकंड है, सेकंड। पहले में चलती है 5, दूसरे में चलती है 15, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, अगर 7th की बात करें, 7th टोटल, 7th में चली 15, लेकिन टोटल अगर बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, 5 15, तो यानी वो 15 मीटर चली है। कितना मीटर चली है, 15 मीटर। अच्छा एक और बात है, ऊपर से ये जो 7th सेकंड है, ये ऊपर से कौन सा सेकंड है, ऊपर से 2 सेकंड है। कितना सेकंड है, 2। तो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करिए, जैसा कि आपने, मैंने कहा यार ये कितना चला होगा, तो मैंने कहा सर हाफ GT स्क्वायर, हालांकि हमको पता चल गया है हाफ GT स्क्वायर, हाफ को हाफ रहने दिया, उसके बाद जी को मैंने रखा 10 और टाइम का स्क्वायर का मतलब 4, तो यानी ये आपका आ गया 20 मीटर। देख लो 15 5 क्या हो गया, 20 मीटर। सर v क्या होगा, v इज इक्वल टू GT, g कितना था 10 इंटू 2, यानी ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और वैसे भी हमको पता है कि जब जब ऊपर से नीचे आते हैं, समझिएगा एक और कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट है ना डायरेक्ट, कि देखो ये आप लोग, ये मान लो आपने 50 से इसको फेंका मीटर पर सेकेंड, जी नीचे लग रहा है 10 से, यानी 1 सेकंड के बाद ये बचेगा 40, फिर 1 सेकंड के बाद बचेगा 30, फिर 20, फिर 10 और फिर 0। कितना सेकंड लगा देख लो, 5 सेकंड लगा। ऐसे ही जब कोई बॉल ऊपर से आ रही नीचे, पहले 0, 10, 20, 30, 40 और 50, हर सेकंड क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो हर सेकंड अगर नीचे से ऊपर की, तो जी तो यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, 10 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम ऊपर से, जी तो नीचे लग रहा है तो सपोर्ट करेगा, तो हमने कहा यहाँ जब जाएंगे तो जी नीचे लग रहा है तो जी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 जो है हर सेकंड इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है ना। तो हालांकि और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट इतने बहुत हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। लास्ट टॉपिक रिलेटिव, लास्ट है आपका रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं करना है भाई साहब, रटना नहीं है। रिलेटिव को कभी रटना नहीं है, रिलेटिव रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए रिलेटिव को जितना बता रहा हूँ उतने तरीके से समझना। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन करवा दूंगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझिए, पहले समझ लेते हैं बातें पूरी, फिर समझाता हूँ। देखो मैंने लिखा VAB, VAB इसका सिंपल मतलब होगा VA माइनस VB, ठीक है ना। तो ए का मतलब, इसका मतलब कैसे पढ़ोगे, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, है ना। तो कभी जिसके रेस्पेक्ट में, याद रखना एक चीज़ और, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे उसको कहाँ रख देंगे, पीछे। कहाँ रख देंगे, पीछे रख देंगे। कहानी समझ में आ गई ना। तो ये होता है रिलेटिव, है ना, ये रिलेटिव। अब रिलेटिव में एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, देखो अगर कोई ये आगे जा रहा है, ये भी आगे, समझना, और अगर ये आगे जा रहा है और ये जा रहा है पीछे, तो रट लीजिएगा, हालांकि कॉन्सेप्ट है बट टाइम कम है। समझिए, अगर कोई सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी ये मान लो ये है V1, ये है V2, तो याद रखिएगा अगर सेम डायरेक्शन में है तो जो नेट आएगा रिलेटिव, हालांकि मैं रिलेटिव लिखता हूँ यहाँ पे, रिलेटिव लिख देता हूँ, तो जो रिलेटिव आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी जो, वो आएगी V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। और अगर ये V1 इधर है और V2 इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिलेटिव आएगा वो आएगा V1 प्लस V2। बात समझ में आ गई। चलो इस पर क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको करना कैसे है। जो सबसे फेमस क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, रिलेटिव, ओके। चलो ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, उसी करवा देता हूँ, उसी से आप रिलेटिव पूरा सीख जाओगे, ये झंझट ही खत्म। देखो ये है 200 मीटर की है, इसी क्वेश्चन समझिएगा, ये है 200 मीटर की हाइट, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है B, टाइम इज इक्वल टू 0 ये भी दिया हुआ है, और एक बॉल यहाँ पे नीचे है ग्राउंड पे, ठीक है ना। और ये बॉल मान लीजिए A है, ये ऊपर जा रही है, ये समझिए ये है 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, और ये 20 मीटर पर सेकंड से कहाँ आ रही है, नीचे। अब यहाँ पे देखो दो बॉल है, जब भी दो बॉल होगी तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओ, अच्छा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा रिलेटिव वो होगा 0, क्यों, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है, तो है ना, और सेम डायरेक्शन में है दोनों पे, तो याद रखो जो सेम डायरेक्शन में होते हैं -10 क्या हो जाएगा, 0। अब मैं बात करता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी की। अब बताओ खुद यार, अंदाज़ा लगाओ, रिलेटिव वेलोसिटी क्या दोनों ऐड हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ सर, 20 + 30 यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 50 मीटर पर सेकंड, है ना। आप निकाल भी सकते हो। अब समझना, आपको पता है कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। अब मुझे निकालना है ये बॉल कब टकराएगी, तो मैंने कहा t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v। डिस्टेंस कितनी हो गई है इनकी, 200 मीटर। v मेरा कितना आ गया है टोटल, वी रिलेटिव वाला, रिलेटिव 50, यानी ये 4 सेकंड के बाद आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। क्या करेंगे, 4 सेकंड के बाद आपस में टकराएंगे आपस में। अब डायरेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे, अब समझिएगा। 4 सेकंड के बाद टकराएंगे, तो अब 4 सेकंड का निकाल लो, तो मैंने निकालना यहाँ पे बॉल B, है ना, ये है बॉल B, तो मैंने बॉल B रखा, ओके सर, बॉल B रखा, और ये आ रही है नीचे 20 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे ये देखना है ये लोग टकरा कहाँ रहे हैं, तो मैं क्या मानूंगा कि देखो जो h होता है वो होता है ut प्लस हाफ AT², है ना, AT², सभी के ऊपर क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा, ओके। बॉल नीचे आ रही है, इसका मतलब ये -h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा। u नीचे आ रहा है तो ये यानी ये -20 और इंटू क्या हो जाएगा 4, 4 सेकंड के लिए, उसके बाद प्लस हाफ, और यहाँ पे -10 होगा, नीचे आ रहे हैं, और ये 2 का स्क्वायर यानी टाइम, सॉरी ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब -h इज इक्वल टू -20 यानी -80 हो गया, और ये माइनस हो गया, 2 पंजे 10, 5 4 चौका 16, माइनस क्या हो गया 80, और माइनस क्या, ये -160। तो देखो यानी हाइट क्या आ गई आपकी, 160 मीटर आ गई। तो
तो अगर बी वाला 160 चला तो नीचे से 40 चला होगा, तो नीचे से 40 चला होगा। कितना चला होगा? 40 चला होगा, है ना। कोई डाउट किसी को? तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। चलिए, है ना। तो रिलेटिव के भी पूरे कॉन्सेप्ट आपके हो गए, ठीक। तो सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर यही बॉल मान लो 200 मीटर है, अब यही सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, समझिएगा, यही सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सब कुछ सेम है, बस क्या है समझिएगा। ये जो बी वाली बॉल इसको रिलीज़ किया गया है, यानी इसकी स्पीड है 0, और ये जो नीचे वाली बॉल है, ये वाली बॉल ये चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से। अब बताइए, अब रिलेटिव जो हो जाएगा वी रिलेटिव, मैंने कहा यार अब तो यार दोनों ऐड करो, तब भी कितना आएगा? 50 + 0 = 50। तो ये अब 50 ही आएगा। और टाइम निकालो, टाइम डिस्टेंस कितनी है? मैंने कहा 200, वही सेम है, 200/50, यानी अब इस बार आपका तब भी क्या आया? टाइम आपका 4 सेकंड। बात वही है, 4 सेकंड। अब अगर 4 सेकंड है तो अब कैसे निकालोगे? मैंने कहा सर अब तो ये वाला केस आसान हो चुका है, 4 सेकंड, 1, 3, 5 और 7, यही रेशियो होता था अगर आप ध्यान से देखें। और 4 सेकंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ऐसे डायरेक्ट ऐड कर लो, 5 + 15 + 25 + 35, यानी क्या हो जाएगा? 80 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? कई तो फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि आपको फार्मूला कैसा कि हाइट क्या होती है? ½ GT²। देखो अप्लाई कर रहे हैं, हाफ को हाफ रहने दिया, इसको 10 रखा, और टाइम क्या दिया था? 4 चौका 16, यानी तब भी कितना आ गया? 80 मीटर। तो ऊपर से 80 तो नीचे से 120। बात समझ में आ गई? तो ये पूरे क्वेश्चंस थे, ये सारे। इतना भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। बस थोड़ा सा दिमाग, रट्टाफिकेशन पे मत जाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर या कोई और चीज़ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट रिवीजन उसका भी करवा दूंगा। फर्स्ट चैप्टर को आप जाके देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का भी वीडियो आपको बना हुआ है, और क्या क्या पढ़ना है लास्ट में फिर बता दे रहा हूँ आपसे, है ना। यहाँ पे देख रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको डायमेंशन फार्मूला पढ़ना है, स्पेशली फोर्स का, आपको वर्क या एनर्जी का, कैपिटल जी का आपको यानी ग्रेविटेशन वाला याद होना चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट में एच वाला याद होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है? यूनिट कन्वर्ट, है ना। अब यूनिट कन्वर्ट वाला मैंने बताया था कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे 10⁵ डाइन आएगी, है ना, डाइन। 1 जूल को कन्वर्ट करेंगे 10⁷ अर्ग आएगा, है ना। ये उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, है ना, कि जैसे देखो यार V = U + AT आपको दिया हुआ है ना। इसको डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये आपको पढ़ना है ना। और आपको क्या पढ़ना है? जस्ट 1 मिनट, ताकि आपको पूरी बातें यहीं ख़त्म कर लूँ, एक ही वीडियो में सारा काम हो जाए। और जो आपको पढ़ना था ये वाला, जो मैंने आपसे कहा था, कुछ चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि आपको दिया हुआ है, जो मैंने हमेशा करवाया सबसे फेमस, V = AX, है ना, + BC - T। इसको कैसे आप चेक करोगे? ये ज़रूर पढ़ के डालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने कहा था ये वाला भी पढ़ लेना, अगर आप वो ध्यान हो, ये ज़रूर आता है, अभी तक का हर JEE मेंस वगैरह में आया हुआ है, P + A/V², है ना, और V - B = RT। ये आप ज़रूर पढ़ के जाना। और लास्ट में जो टाइम पीरियड वाला पेंडुलम वाला है, वो टाइम पीरियड ज़रूर पढ़ के जाना, कि NCERT में दिया हुआ है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास पे, तो मैंने उसको A माना। सर डिपेंड करता है लेंथ पे, उसको मैंने B माना। और डिपेंड करता है ये G पे, इसको मैंने C माना। तो आपको फार्मूला बनाना था जो आता था, T = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/G। NCERT में भी दिया हुआ है, तो उम्मीद है टीचर ज़रूर देगा, इसको पढ़ के जाइएगा। और लास्ट में आपको सिग्निफिकेंट फिगर से नंबर हमेशा मिलते हैं, ये पढ़िएगा। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं।